आज 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तीसरा मौका था जब मुस्लिम समाज पर मायूसी, गम और गुस्से की फ़ज़ा छाई हुई थी। सोशल मीडिया से लेकर के अखबारात तक और टेलीविज़न के बाज़ हिस्सों तक हमें ये दिखाई पड़ता है कि मुसलमानों के तबके मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटे हुए हैं। स्क्रीन पर आप 4 हेडलाइन देखें और वो अपने समाज के 4 तबकों की अक्कासी करता है। पहला है, मेरी राम मंदिर मुसलमानों के सीने का ज़ख्म। पहला क्या है? राम मंदिर मुसलमानों के सीने का ज़ख्म। ये मायूसी की अक्कासी करता है। दूसरा है, मेरी तामीर का तुम फिर से इरादा रखना। मेरी तामीर का तुम फिर से इरादा रखना, ये कमज़ोर इरादों की गम्माज़ है। तीसरा, बाबरी मस्जिद तेरे ज़र्रों से तकबीरें मुसलसल गूंजेगी। इसके अंदर जोश है, गुस्सा है और गम है। चौथा क्या है? वक्त दुआ है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आसमान ने रंग बदल लिया है, इसलिए आप बैठ कर के दुआएं कीजिए। ये समाज के उस तबके की अक्कासी करता है जिसको हमारे कायदीन और उलमा तस्बीह पढ़ने और अपने घरों में दुआ करने की तबलीग करते रहते हैं। बहुत सारे सवालात हमारे नौजवानों के जहन में उठते हैं कि आखिर इन हालात में क्या किया जाए। बाबरी मस्जिद शहीद की गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब राम मंदिर का शिलान्यास खुद प्राइम मिनिस्टर ने रखा है, तो आखिर हम करें तो क्या करें। शायद आपने भी तारीख़ में पढ़ा होगा कि जापान पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एटम बम गिराया। आपने सिर्फ शायद इतना ही सुना है, लेकिन उसके आगे की बात यह है कि उससे पहले और उसके बाद अमेरिकन फ़ौजों ने जापान के हर शहर पर बमबारी की थी और हर शहर को तहस नहस करके रख दिया था। गोया कि सिर्फ नागासाकी और हिरोशिमा तबाह नहीं हुआ, बल्कि पूरा जापान तबाह हो गया था। हिरोशिमा में 90 से 1000 आदमी बैक वक्त मारे गए। नागासाकी में 60,000 से 70,000 आदमी एक मरतबा मारे गए। गौर करें, अगर सेम सिचुएशन मुसलमानों के पास अगर हो तो क्या करें। उस कौम के 2.5 से 3 लाख आदमी चंद घंटों में मार दिए गए। पूरा शहर नहीं बल्कि पूरा मुल्क तबाह कर दिया गया। इकनॉमी तबाह हो गई, बैंक तबाह हो गए, सड़कें तबाह हो गई, शिप्स तबाह हो गए, ट्रांसपोर्ट तबाह हो गया, लाखों लोग मर गए, रेडिएशन फैल गया और पूरी दुनिया की आंखें जापान की तरफ लगी हुई थीं कि अब ये जापान क्या करेगा। अमेरिकन की बमबारी के पास जापान की जो सिचुएशन हुई थी 1945 में, उसको आप ज़रा गौर से देखें। टोटल कैपिटल लॉस 25% हो गया। मिलिट्री शिप और मिलिट्री एरोप्लेन और जो भी उनके साजो सामान थे 100% नष्ट कर दिए गए। कमर्शियल शिप 81% तबाह हो गया। इंडस्ट्रियल मशीन 34%, अर्बन हाउसिंग 33%, बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर 25%, टेलीग्राफ टेलीफोन 16%, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड वगैरह 10% तबाह हो गए। गोया कि पूरा मुल्क बैठ गया। जापान ने आखिर इस तबाही के बाद क्या कदम उठाया, ये देखने की बात है। जापान ने एक पॉलिसी अख्तियार की जिसका नाम था प्रायोरिटी प्रोडक्शन सिस्टम। प्रायोरिटी प्रोडक्शन सिस्टम, प्रायोरिटी दी जाए किस चीज़ को हम सबसे पहले तैयार करें और कितना तैयार करें। प्राइम मिनिस्टर ने अपने एडवाइजरी ग्रुप को ये कहा कि आप मुझे एक लिस्ट बना करके दें कि किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है कि वो हम इंपोर्ट कर सकें। बहुत ही लंबी फहरिस्त उनके एडवाइजिंग ग्रुप ने बना करके दी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं,
मुझे सिर्फ 5 और 6 जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी लिस्ट बना करके आप दें। उन लोगों ने लिस्ट बना करके दी, स्टील, कोल, हेवी ऑयल, रबर एंड बसेस। जानते हैं जापान ने अपने प्रायोरिटी प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहला टारगेट क्या रखा था कि कंट्री के अंदर एनर्जी पैदा की जाए, और एनर्जी के लिए जाहिर सी बात है ईंधन की ज़रूरत होगी, यानी कोयला की। लिहाजा जापान ने सबसे पहले कोयला प्रोडक्शन का नेशनल कैंपेन चलाया कि हमें किसी भी कीमत पर कोयला 30 मिलियन चाहिए तो चाहिए। इसके लिए न सिर्फ ये कि आवाम बल्कि मिनिस्टर तक माइंस के अंदर जाने लगे, माइंस के अंदर जो काम करते थे उनको अप्रिशिएट करने लगे, उनसे मिलने लगे, उनका हौसला बढ़ाने लगे। इसी तरह उनके आला ओहदेदारान अपने वर्करों की और जो लोग माइंस में काम करते थे उनके हौसलों को रेडियो के ज़रिया उस वक्त और दूसरे ज़राए इब्लाग के ज़रिया उनकी हिम्मत अफजाई करते रहे, और उन्होंने 1947 तक 30 मिलियन कोयला प्रोडक्शन का टारगेट पूरा कर लिया। 1947 तक, यानी 45 के बाद 1947 तक 29.32 मिलियन टन्स कोयला लोकली और डोमेस्टिकली प्रोडक्शन होने लगा जापान में। ये जापान की कौम का कमिटमेंट था जिसको उन्होंने पूरा कर दिखाया। जापान ने सबसे पहले कोयला प्रोडक्शन शुरू किया और उसका टारगेट अचीव किया ताकि एनर्जी पैदा की जाए। जब एनर्जी होगी तो पूरा मुल्क चलेगा, इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, फिर हम अपने पाँव पर खड़े होंगे। चुनांचे 2 साल के अंदर 1947 में जापान के अंदर रिकवरी शुरू हो गई। आज हम और आप उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं। ये 75 साल पहले की बात है और आज 2020 में हम और आप उसी मोड़ पर खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का वजूद ख़तरे में यकीनन है। राम मंदिर के शिलान्यास से हमें कोई दिक्कत नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत यकीनन एक अफसोसनाक अमल है, मगर बाबरी मस्जिद की शहादत का मसला नहीं है, मसला है 20 करोड़ मुसलमानों के वजूद का। तो जापान ने जो स्ट्रेटेजी बनाई एनर्जी पैदा करने की, आज हमको और आपको सबसे पहले एनर्जी पैदा करने की ज़रूरत है। और जानते हैं कि कौमों की एनर्जी क्या होती है। आपकी किताब जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है उसकी पहली आयत जो उतरी थी वो है कौमों की एनर्जी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, एजुकेशन। दुनिया में किसी भी कौम को अगर तरक्की करना है तो उसकी एनर्जी एजुकेशन है। एनर्जी जब पैदा होगी तो पूरी कौम हरकत करेगी। जब पूरी कौम हरकत करेगी तो कौम ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी जुल्म का ऑटोमेटिक ख़ात्मा होगा। मगर ये बात समझ में नहीं आती। आप फेसबुक पर लिखते रहें, मीडिया में उर्दू अखबारात में आप मातम करते रहें, आप घरों के अंदर दुआएं करते रहें, मगर जब तक आपकी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जब तक आपकी प्लानिंग नहीं होगी कि अगले 10 साल या 20 साल में हमें हिंदुस्तानी मुसलमानों को किस शक्ल में ले करके जाना है, उस वक्त तक यकीनन आपका हाल और बदहाल होता जाएगा। सवालात आते हैं कि आखिर हम इस मौके पर क्या करें। आप करें, आपके लिए काम है। बहैसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का क़ज़िया आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसान हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशाहदात हो चुके हैं। क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहैसियत मजमूई तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर 5 से 10 हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़ारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे, और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत मजबूत हो।
क्यों नहीं आप ये टारगेट करते कि हर साल कम से कम 5000 पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर हम अपने नौजवानों को भर देंगे और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे? क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम 100 IAS पैदा करेंगे? आपके नाम आते हैं 15-20, आपकी तादाद 14% है और 20 से काम नहीं चलने वाला। आप क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरी का जो पेशा है वो मुसलमानों का पेशा बन जाए? क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में IT पर कब्ज़ा मुसलमानों का कब्ज़ा हो, ताकि दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएं? जिस दिन दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएंगी उस दिन ताकत आपके पास आएगी, मगर जो करने के काम है वो हम नहीं करते। तो आज बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर के शिलान्यास पर अफसोस और मातम करने के बजाय आप और हम मिलकर के ये कमिटमेंट करें कि हम हिंदुस्तान का नक्शा बदलेंगे, अपनी कौम का नक्शा बदलेंगे। एजुकेशन के अंदर मुसलमान नंबर 1 पर आएगा। हमारे वकील होंगे, हमारे डॉक्टर होंगे, हमारे IT इंजीनियर्स होंगे। दूसरे सेक्टर्स में कुछ भी हो जाए, हमें जापान की तरह 30 मिलियन कोल का टारगेट उन्होंने पूरा किया था, हम 30,000 इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और एडवोकेट का टारगेट पूरा करेंगे। हज़ारों की तादाद में आपके मदरसे फैलेंगे। क्या हमारे पास इन सारे मदरसों की ज़रूरत है? क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उन मदरसों में से चंद को हम चेंज कर दें और चेंज करके हिंदुस्तान की माइशत और हिंदुस्तान की IT और हिंदुस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सा लें? क्या ज़कात के पैसे सिर्फ मदरसे में पढ़ने वालों के लिए जायज़ हैं और बाकी के लिए हराम हैं? क्या हम इतने बड़े फ़ंड को हम हिंदुस्तान की माइशत और हिंदुस्तान में मुसलमानों को ताकतवर बनाने के लिए ख़र्च नहीं कर सकते? यकीनन कर सकते हैं। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक अपने आप को चेंज नहीं करोगे तुम्हारी हालत चेंज होने वाली नहीं है, याद रखो। और हालत चेंज करने का मतलब ये कि अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी प्लानिंग, अपनी जहनीत और अपना ख़याल और अपना अक़ीदा ये सब चेंज करो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नौजवान बजाय इसके कि अफसोस और मातम करेंगे, अपने अपने लेवल पर कम अज़ कम टारगेट करेंगे कि हम हिंदुस्तान में तालीम का नक्शा मुसलमानों के लिए तब्दील करके रख देंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको, हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।